वाहेगुरु, जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से, गंगा विहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल निकट लज्जा राम आश्रम निकट शांति कुंज से आप सब लोग मेरी ज़िंदगी का सच सुन रहे हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी वो मुझे FB पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं। वो सच एक दिन आपके ज़रूर काम आएगा मेरी वीडियोस के माध्यम से, ताकि हर देश की बेटी बचाई जाए और आपको ये एक मार्गदर्शन भी मिलेगा इससे कि भाई किस तरह से जिनके सर पे पिता नहीं होते हैं तो उनके परिवार साथ नहीं होता है तो कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक देह व्यापारी ससुराल में, जिसकी फाइट मैंने अकेले करी है। चलिए, आज मेरा टॉपिक और मेरी मौसी के ऊपर ही है। आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा क्या कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का सच। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी और नई वीडियोस जो मैं बनाऊंगी अपनी ज़िंदगी का सच, वो आपके पास समय पे आ जाए। और शेयर इसलिए करें कि ताकि देश की हर एक लड़की जागरूक हो कि इस तरह से परेशान किया जाता है और परेशानी आए तो किस तरह से फाइट करके हमें अपनी जंग लड़नी चाहिए। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पार्ट 94, कि मेरी मौसी ने एक झूठा आरोप लगाया था कि मैं शादी करने के लिए भाग गई थी अपने पिता का घर छोड़ करके, और फिर मैं उस लड़के ने शादी नहीं करी तो मैं वापस आ गई थी, जिसके कारण मुझे भुगतान करना पड़ा अपनी माँ की मार से और पेचल हॉस्पिटल में एडमिट होने से। आज उसके आगे का एक सच है। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के रिश्तेदार या कोई भी मित्र, कोई भी नहीं होगा, एक दुश्मन को भी इस तरह से नहीं बोलेगा जिस तरह से मेरी खुद की सगी मौसी ने, मेरी खुद की सगी माँ की बहन ने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं जो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। क्या थे वो वर्ड्स, जानिए मेरे साथ। एक बार था कि मुझे मनसा देवी बंदरों ने काट लिया था, तो उसके इन्फेक्शन से मुझे फीवर हो गया था। हमने बेचल हॉस्पिटल से पूरा ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन मेरा फिर भी बुखार नहीं उतरने पे आ रहा था। शायद क्योंकि मुझे 40 से 45 लगभग बहुत भयंकर झुंड था, जो पूरे झुंड ने मुझे काट लिया था बंदरों ने, तो वो पूरे शरीर में काटा था। उसका इन्फेक्शन जो मेरी बॉडी में इंटरनल रह गया था, तो उसके कारण मुझे टाइफाइड हो गया था और बुखार काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसके कारण मुझे फिर डॉक्टर ने एडमिट करना पड़ा। जब मैं एडमिट हुई तो उस दौरान मेरी बड़ी मौसी से संपर्क ना के बराबर थे। तो क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है कि झूठा आरोप लगाया है, तो फिर उसके झूठा आरोप के बाद उसका पिता कैसे जाएगा और कैसे हम उनसे कांटेक्ट रखेंगे। लेकिन मैं जब एडमिट हुई तो मेरी दादी ने और बोला मेरे पापा को कि भाई बेचल हॉस्पिटल ये रहा और रानीपुर मोड़ ये रहा, और फिर अगर जब किरण को पता लगेगा, यानी कि मेरी मौसी को, कि भाई ये एडमिट हुई थी, क्योंकि कहाँ से पता लगेगा, मेरे मामा जी और दिल्ली में जो रहते हैं, नानी है, आए दिन वो फ़ोन करते रहते थे, मम्मी से वार्तालाप होती थी, पापा से होती थी, तो उन लोगों को भी पता था कि मैं एडमिट हूँ। तो फिर वो मामा और इधर नानी से भी फिर इधर मेरी फिर किरण मौसी तक बात पहुँचती, तो ये बात का बनाती है पतंगड़। फिर ये कहती कि देख लो, रिश्ते तो यही ख़त्म करना चाहते हैं, हम तो नहीं करना चाहते थे। जब लड़की बीमार थी तो हमें तो ये सूचना तो दे ही देता, और अगर सूचना नहीं देता तो कम से कम हम नहीं भी जाते देखने के लिए, तो कम से कम ये तो पता रहता कि चलो लड़की बीमार है। इस तरह से एक्सक्यूजेस बहुत बनाने आते हैं, आपको बताइए। आग लगाओ लोगों में तो सूचना तो बनती है ना इस टाइप की। तो मेरी दादी ने मेरे पापा को समझाया कि अशोक, ये ना हो कि भाई वो बुरा माने, उसको पता तो लगेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगे, पता तो लगेगा कि वो एडमिट हुई थी, फिर ये बात का बतंगड़ बनाएगी, तो तू आज अभी घर जाएगा तो रास्ते में जाता बताता आइयो। ये मेरी दादी ने मेरे पापा से करी वार्तालाप। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि बेचल में अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब थी, डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने हमें पेपर बना के दिए कि आप धनवंतरी से अल्ट्रासाउंड करा के ले आए, क्योंकि मेरे टाइफाइड में जो इन्फेक्शन भी हो रहा था तो मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। हम लोग धनवंतरी के पास आए, नंबर लगाए, तो धनवंतरी ने कहा कि 1 घंटे बाद नंबर आएगा और तब तक आप पानी पियो। तो मेरे मासी का घर भी वहीं था, तो मेरे पापा ने कहा चल मैं तेरी मासी को बता भी दूंगा, तो मिल भी लियो। हम तो मेरे पापा और मैं मासी हम चले गए, और सॉरी मेरे पापा और मैं हम दोनों मासी के घर चले गए, क्योंकि वहीं पर ही था घर। तो जब इन्होंने हमें देखा तो बड़ा एटीट्यूड था मेरी मासी के अंदर, जैसे पता नहीं कोई पाकिस्तानी लोग आ गए हो।
लेकिन फिर भी मेरे पापा अंदर चले गए क्योंकि भाई जीजा साली हैं, जीजा साली में तो नोकझोंक होती रहती है। मेरे पापा ने तो इस तरह से बिहेवियर कर लिया, लेकिन फिर भी वो अंदर गए, बात करी, तो लेकिन एटीट्यूड बहुत ख़राब था। और चाय नाश्ता भी नहीं पूछा था, बस ये पूछा पानी लोगे, तो मैंने कहा नहीं मुझे पानी पीना है, लेकिन मैं अपनी बोतल लेके आई हूँ, मुझे बॉयल पानी पीना है, मुझे इन्फेक्शन में एडमिट हूँ। और मेरे पापा ने बताया कि 1 हफ़्ता हो गया ये एडमिट है, पता नहीं अभी कितने दिन लगेंगे। तो मेरी माता जी ने बोला था कि आपको हम सूचना दे दें कि आपको फिर बाद में पता लगेगा तो बुरा लगेगा। तो क्या जवाब था मेरी मासी का, हमें क्यों बुरा लगेगा, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, कोई मरे जिए हमें नहीं फ़र्क पड़ता, और ऐसी औलाद तो मर जानी चाहिए। मेरी मासी ने मेरे मुंह पे बोला, मेरे पापा के मुंह पे, समझ रहे हैं आप बोलेंगे, आप अपने दुश्मन को भी नहीं बोलेंगे। इन्होंने बोला, तो हम जिस इंटेंशन से गए थे कि थोड़ा सा बात करेंगे, इनके घर में चाय पियेंगे, मैंने और पापा ने एक दूसरे को देखा और हम वहाँ से उठ गए। जैसे ही हम घर से, उनके घर से बाहर निकलने को हो रहे थे, मतलब जैसे हम निकल रहे थे, ये हमारे पीछे पीछे माँ बेटी थी दोनों, कि जैसे कहते हैं ना वो मेहमान जा रहे हैं तो उनको विदा करते, तो फिर गेट लॉक करते, तो हम दोनों पापा और मैं बाहर की तरफ जा रहे थे, तो हमारे पीछे पीछे जा रहे, तो अपनी बेटी को कह रही, तो अपने कर्मों को तो भोग रही है। जब अपनी माँ को मारती थी, अपनी माँ को परेशान करेगी, गाली गलौज करेगी, घर से भाग जाएगी, बाप का नाम खराब करेगी, तो कर्मों को तो भोगेगी। अपनी लड़की को इसने बोला, मैंने सुना और मैंने कहा अच्छा मासी जी नमस्ते, कुछ नहीं बोला, और हम वापस आ गए। तो धनवंतरी के पास, तो मेरी आंख में आंसू थे। पापा ने कहा कोई बात नहीं, आज जलील कर रही है ना, आज ये हमें कर रही है ना, कल इसका भी कर्म आएगा, ये भी भरेगी, तू भी देखेगी और मैं भी देखूंगा। चलो वो तो दुनिया से चले गए। आज हम क्या देख रहे हैं कि आज इनकी बेटी का डाइवोर्स हो रखा है, और इनकी बेटी भी एक ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है जिसे मुझे बोलने में भी ना भगवान से भी डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ उस लड़की के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान उसको ठीक कर दे, क्योंकि एक पीड़ा वही समझ सकता है जिसने पीड़ा देखी हो, और मैंने अपनी लाइफ में पीड़ा देखी है बीमार होके। मैं इनकी जैसी नहीं हूँ, अगर मैं इनकी जैसी हो जाऊँगी तो फिर किरण मल्होत्रा में और ईशा अरोड़ा में क्या अंतर रह जाएगा, संस्कारों में क्या अंतर रह जाएगा, है ना, क्योंकि उनके संस्कार मेहता फैमिलीज के, और वही मासियों में है चुगलियाँ करो, आग लगाओ, और वही चीज़ मेरी बहन हिमानी में आ गई मम्मी से। डीएनए तो सबका चलता है ना, हमारी माँ भी चुगलखोर थी और मेरी मासी भी ये चुगलखोर थी, तो मेरी बहन भी ऐसी चुगलखोर थी। हिमानी का एक नया चैप्टर डाला जाएगा, हिमानी के एक राज और पता लगे मुझे कि पुलिस में इसने दे रखी है। चलिए बताएंगे हम। मेरे खिलाफ गवाही, बच्ची है अपनी, बोला भी नहीं जाता, लेकिन नाजायज़ में परेशान हो रही हूँ, नाजायज़ बदनाम हो रही हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा अपना सच लाने के लिए। पिता की शर्म, लज्जा, हया, परिवार की इज्जत ना खराब हो, मैं चुप थी, लेकिन परिवार की वो इज्जत अगर मेरी गर्दन काट रही हो तो मुझे अब ये मर्यादा भूलनी पड़ेगी कि मुझे सच बताना पड़ेगा आप लोगों के बीच में। मैं अपनी मौसी को यही सच बताना चाह रही थी। क्या आप लोगों के रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि आप लोग जब बीमार होते हैं तो मुंह पे ये बोलते हैं कि आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं? अब मेरा सवाल अपनी मौसी से और आम जनता से, क्या आप लोग बीमार नहीं होते? क्या आप अपने कर्मा नहीं भोगते? भोगते हैं, सब भोगते हैं, मैंने भी भोगा है। ये कर्मा ही तो था मेरा, जब बंदरों ने काटा ये मेरा कर्मा था। बाद में 1 साल बाद पता लगा जब मेरे पापा ने कुंडली प्रेडिक्शन कराई कि मंगल और राहु की दशा में दिक्कत हो गई थी, इसलिए बंदरों ने इसे काट लिया था, जिसके कारण इसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। लेकिन मेरी मौसी को, जो कहते हैं माँ जैसी होती है, मेरी मौसी को मेरे मुंह पे ये बोलना चाहिए था कि अपमान करना चाहिए था। आज नहीं तो कर्मा 20 साल बाद इनकी ही थाली में गिरा लौट करके। मैं उस वक्त चुप रही क्योंकि वो मेरी मासी थी, मैंने सम्मान करा, हम कुछ नहीं बोले इनके घर में। लेकिन आज इनकी खुद की बेटी इतनी बीमार है और तलाक लेके घर में आई हुई है, बड़े बेटे की शादी नहीं हुई। कारण मैं भी पूछूंगी ना, ऐसा क्या कारण है जिसके पास अपना सब कुछ राजपाट हो घर के अंदर, उसके बावजूद भी ये लोग परेशानियों को झेल रहे हैं? तो फिर अब ये जो लड़की आपकी बीमार है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे भी ईश्वर से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आपकी बेटी जो बीमार है, ठीक, उस बेटी ने आपको मारा होगा जैसे मैंने अपनी माँ को मारा, तो मैं कर्मा भोग रही थी बेचल में एडमिट होके। अब आपकी बेटी भोग रही है जो तलाक हुआ है, तो हाँ तलाक हुआ भी अपने पति को मार के आई होगी, मेरे, है ना, अपने पति को, सास को मार के आई होगी, वहाँ पर आपको भी मारती होगी जो कर्मा भोग रही है, जो ये बीमार हो रही है। इसलिए कहते हैं कि इतने दर्द भरे किसी के लिए लफ्ज़ नहीं निकालने चाहिए
क्योंकि वो तुम्हारे आगे चुप तो हो जाएगा सिर्फ रिश्ता और प्यार पाने के लिए, लेकिन उसकी जो आह है ना वो तीसरी शक्ति पे पहुंच जाती है, जहाँ सबका हिसाब होता है, जहाँ सबके रिश्ते भगवान के पास है ऊपर, ऑनलाइन वो रहता है, सबके कर्मों का खाता वो लिखता जाता है, अकाउंट और खाते ऊपर चल रहे हैं। मैं तो अपने पापा से जो सीखा है मैं तो वो आप लोगों के बीच में डालूंगी, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को इस चीज़ से सिखाएं कि समय है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसे दुर्घटना हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी माँ को मारती थी तो इसलिए मुझे कष्ट मिला। तो आज मेरे को अपनी मौसी की लड़की से भी सवाल है, क्या तुम भी अपनी माँ को मारती हो? क्या तुम भी अपने भाई को मारती हो जो तुम इतनी बीमार पड़ी हो? और क्या तुम अपने पति और ससुर और सास को मार के आई हो जो तुम्हारा डाइवोर्स हो गया? कारण मुझे बताए। जितना मैं सहन कर सकती हूँ ना, उतना कोई नहीं सहन कर सकता। इस देह व्यापारी बेरियों के परिवार को झेला है मैंने। तुम्हारे अंदर झेलने की औकात नहीं थी ना, तो तुम शादी में पूरा 1 साल भी नहीं काट के आई हो, तो तलाक हो लेके बैठ गई हो अपने घर में। मैंने तो झेला है, यहाँ टॉर्चर झेला है मैंने, ठीक है। ये मेरा कर्मा था, ये मेरे पिछले जन्म के कार्मिक लोग थे, मैं झेल रही थी। अब मैंने इनके साथ क्या बुरा कर लिया था जो मेरी शादी के आते ही इन लोगों ने मुझे इतना कष्ट और परेशान में डाला और इतना टॉर्चर किया कि मैं इन कामों में इन्वॉल्व हूँ जाऊँ, ठीक है। मैंने अपने फाइटर के लिए लड़ी, मैंने किसी को आवाज़ नहीं मारी कि ये मेरे कर्मा है, मैं इसे भोगूंगी, लड़ूंगी फाइट। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिल जाता तो क्या बेरियों की औकात थी कि हम बेटियों को बर्बाद कर दें? क्योंकि आपका तो खुद का बेटा पालीवाल धर्मशाला माँ लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोग कैसे मेरे को साथ दे दोगे? आप नहीं दोगे। मेरा साथ मुझे मेरा ईश्वर दे रहा है। चलिए, बुरी बात लगी हो तो लगे, क्योंकि आपने तो फैलाई थी झूठी अफवाह, मैं तो अपना सच रख रही हूं पहली बार। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये रिश्तेदारों की कहानियां भी लोगों को समझ में आए और ऐसे रिश्ते से सावधान होकर के चले आप लोग, कि इस तरह से भी प्लानिंग प्लॉटिंग रिश्तेदार अपने भी बनाते हैं। और मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ सच है डालने के लिए। चलिए, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, थैंक यू।